नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम माटी की मूर्ति से बलदेव सिंह रेखा चित्र को पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसे समझते हैं। बलदेव सिंह यह व्यक्ति प्रधान शब्द चित्र है। 1946 में यह मधुकर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 1946 में ही यह माटी की मूर्ति में भी संकलित हुआ था। गांव के एक पहलवान व्यक्ति का मार्मिक चित्रण है। बलदेव सिंह एक पहलवान है। वह जिंदा दिल, शेर मर्द, इंसान का पक्षधर, दीन दुखियों और पीड़ितों का रक्षक, वचन का पक्का, ताकतवर, बच्चों सा निरीह और मानव सेवी हैं, जिसे छलपूर्वक मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके प्रमुख पात्र हैं बलदेव सिंह। यह पात्र प्रधान रेखाचित्र है। बेनीपुरी के मामा जी, विधवा, पुलिस सुपरिटेंडेंट, मौलवी साहब, बिशनपुर गांव के 2 भाई हैं। तो चलिए हम इस रेखाचित्र का अध्ययन कर समझते हैं। बलदेव सिंह टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम से गिरता हुआ पाया। ज्योतिर्मय, प्रकाशपुंज, दीप्तिपूर्ण और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला हमें चकाचौंध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। पूस की भोर थी। खलिहान में धान के बोझ का अंबार लगा था। उनकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी जल रही थी। खेत में, खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफ़ी जाड़ा था। धीरे धीरे ठंडी हवा सनक कर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धूनी को घेरे हुए थे, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों ज्यों अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती, हम नज़दीक से नज़दीक होते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफ़ी निस्तब्धता थी। दौनी के लिए खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंभा गड़ा था, उसके धान के शीशों वाले झब्बेदार सिरे पर एक काला भुजंगा पंक्षी बैठा। कभी कभी चीख कर वह निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा कर रहा था। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पा लगी चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गबरू जवान, अभी मूछ की मसे भींग रही, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली घने पोर वाली। गांव दुमसी कुर्ता पहनकर बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौचादी से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिए का जो लंबा खलीता कुर्ता पहन रखा था, उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूटा पड़ता था। ओ बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश रहो, लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो। शायद 2 बरस पर आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी आजीजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी, अब सोचा है यहीं रहूँगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं न लगा। ननिहाल से भी जी उब गया। अब पुश्तैनी जमीन जैसे डोर लगाकर खींचती रहती है। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दूँ। नव युवकों को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मरे। बलदेव तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई और तब से वह बेचारी वहीं है। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगा। वहाँ बंगाल में
किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते, काफ़ी पैसे मिले। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई थी। वह घर जो खंडहर बना था फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगी। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गदा लाठी चलाना आदि। पेठियाँ के दिन बलदेव सिंह शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखते ही बनता। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे थे। पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते। वह घुटनों से थोड़ा ही नीचे जाती, घुटनों के नज़दीक उसमें चूनट होती, जिससे चलते समय लहराती रहती। लंबा कुर्ता गर्दन की बगल में, जिसमें एक ही घुंडी कुर्ता, काफ़ी घेरदार बाँह का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें। गले में सोने की छोटी छोटी ठोस तबीजों की पंक्ति, जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार। सिर पर कलंगीदार मुरेठा, जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूमता। हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिलाकर पोसी पाली गई लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी कभी वह मोटा डंडा, जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गड़ासे की फली बात की बात में फिट करके वह साक्षात यम बन सकते थे। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए, छाती ताने शेर की तरह चलते। आगे आगे वह पीछे पीछे, इसी बन ठन और रूप रंग में उनकी शिष्य मंडली होती। रास्ते में पेठिया में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर उनकी आंखें न निहाल हो उठती। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निरीह निर्विकार। चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती। सबके साथ नम्रता से पेश आते। कभी गुस्सा उनमें देखा नहीं गया। सबकी सेवा करने को सर्वदा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती। जवानों के तो वह देवता बन चुके थे। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे। मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहां नहीं। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए, जो उसके धार्मिक कृत्य कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्द खा पीकर सब लोग एकत्र हुए। ताशे बज रहे, लकड़ी खेली जा रही, गदे भांजे जा रहे, पट्टेबाजी हो रही, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मरसिया के नाम पर शोर मचा रहे। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। ताजिए के पहलाम का दिन आया। गांव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सजता। वहीं जवार भर के ताजिए इकट्ठे किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक, बूढ़े जवान बच्चे औरतें, तरह तरह के मारू बाजे बज रहे। मरसिए की मीठी धुन में या अली का गगनभेदी स्वर, दिशाएं कांपती, आसमान थर्राता, कलेजे उछलते। जवार भर के जवानों का तो यही दिन था। बन ठन के आए हुए हैं। कहीं कुश्तियाँ हो रही है, कहीं मेढ़े लड़ाए जा रहे हैं, कहीं लाठी गदके और लकड़ी के हाथ की करामातें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल दो मतों में विभाजित हो जाता। कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरो की विजय चाहते। कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारे लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं फड़कने लगती। मालूम होता अब मुठभेड़ होकर ही रहेगा, किंतु प्रायः
इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वर शांत हो जाता, फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रन पर पहुँचे थे। एक जगह मेढ़े लगाए जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था। मेंढों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे छबरीले जानवर जो अपने मालिकों के पीछे सुधुआ बने फिरते, एक दिन पर किस तरह टूट पड़ते, एक दूसरे पर किस तरह टूट पड़ते। इनके सिंग जब टकराते, जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उठ जाता, टक्कर पर टक्कर। जब तक उसमें से एक गिर न जाते या वे अलग अलग पकड़ न लिए जाते, लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन हो यह मेंढा लड़ान देख रहा था कि एकाएक बड़े जोरों का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक ओर दौड़े जा रहे हैं और वहाँ लाठियों की खटाखट जारी है। खटाखट खेल की नहीं है, कई सिरों से खून के फवारे छूट रहे हैं। और यह बीच में कौन? बलदेव सिंह, पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए। आंखों के अंगारे झर रहे, सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर ललाट से होते भौं के ऊपर जमकर वह एक लोंदा सा बन गया था। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे थे। जिस ओर इस रूप में निकल जाते, हरकंप मच जाता। देखिए, यह आदमी उनकी ओर लाठी संभाले बढ़ा। उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी। झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गए। उसकी लाठी की चोट इसी पर ठाएं सी आकर लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार वार व्यर्थ जाता देख वह भागा। किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी और वह जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे, यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मचा था, भगदड़ फैल गई थी। अब वहाँ महाभारत मच कर रहेगा। सब अनुमान कर रहे थे, कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा था। फिर बिना बलदेव सिंह को शांत किए क्या शांति आ सकती थी? झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बंध गई, पैर जम गए, हाथ रुक गए। किंतु तुरंत संभल कर वह बोले, चाचा जी आप मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं जरा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी, गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया, ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इनकी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले इन पर बिगड़े, गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार में सरगना समझे जाते थे। उनको घमंड था कि उनके 100 खून माफ़ है। किंतु बलदेव सिंह धौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बात ही बात करख बढ़ी आई और उसका नतीजा यह। खैर, मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय हो भी चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। हम आज विजयी थे, हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुँचे थे। अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही
से होते होते सूबेदार तक हो गए होते। इसमें तो कोई शक नहीं। सूरत, शक्ल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें थे जो सामंतशाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, कलंगीदार पगड़ी, कड़ी कड़ी मूछे, आगे पीछे नौकर चाकर। किंतु अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। हाँ, जो संभव था वही हम देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। यह अजीब है, हमारी बस्ती चारों ओर राजपूतों और अहीरों का ठठ। राजपूतों में अगर राम की शान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चला आ रहा हो। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी हो उठती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चलकर रहती। दोनों कौमें दो गिरोह की हैसियत से लड़ती थी, तो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी ही रहता था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक बिता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए खून के फवारे छूटते। ये युद्ध प्रायः आकस्मिक होते। खेत की जुताई हो रही थी, पेड़ के नीचे गपशप हो रही थी, रास्ता चलते चलते भी लोगों में गुत्थम गुत्थी हो गई। किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयाँ होती। दोनों पक्ष से लोगों का बिटोरा होता, भाई बंद जुटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे जवार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती हो तो बलदेव सिंह एक न एक पक्ष में जरूर बुलाए जाते और यतो धर्मस्तत्तो जय 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 की तरह ही जिस तरफ बलदेव सिंह होते उसी पक्ष की जय भी निश्चित होती। एक बार इस तरह का एक धर्म युद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला। बिशुनपुर में दो भाई क्षत्रिय थे, दोनों की दांत काटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रहे। घर द्वार खेत खलिहान सबका बांट बखड़ा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी दो दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। वह लंगड़ा आम का पेड़ हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल जैसे जमीन छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफ़ेदी लिए अच्छा फल भी देता था। हरे हरे पत्ते उन सफ़ेदी लिए हुए आमों के गुच्छे में न जाने कहाँ छिप रहे थे। काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था। किंतु हर साल तो वह द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न धारण कर ले। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका था, छोटे भाई की बाँट में पड़ा था, जो कई साल से उनके फल का उपभोग कर रहा था। किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम का पेड़ तो मेरे हिस्से का है, धोखे से चाचा जी को मिल गया है। पेड़ों की गिनती, खतियान सबको वह अपने पक्ष में पेश करता। किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, चढ़ के आओ, फल तोड़ लो, खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रख कर सोवो। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जबान में एक दिन तय कर दिया गया। अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ेंगे।
चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से घिटोरा होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे, किंतु यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी। जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। यह चिट्ठी पत्री क्या चीज़। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा। उससे बातचीत हो ही रही थी कि छोटे भी पहुँचे, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन सशिष्य मंडली वह बिशुनपुर जा पहुँचे। आज ही युद्ध होने वाला है। लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रायः निर्दोष भी उसमें फंस जाते, पीट जाते। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कुतूहलवश मैं दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से बिशुनपुर जा रहे थे। बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चय निर्द्वंद्व खड़ा है। दो ओर दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। भालों की फलियां धूप में चमचम कर रही है। गड़ासे दिन में भी चांद से चमक रहे हैं। फरसे परशुराम की याद दिलाते हैं। लाठियां उछल रही है, धामिन सांप की तरह। हाँ, तलवार की तरह ही। तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शनि दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठैतों का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती है वह तलवार के कहाँ। मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रह कर जय ध्वनियाँ होती, ललकारे उठती। जब जब आल्हा के कुछ खड़के भी सुनाई पड़ते। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे, कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई कि देखा बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह हैं। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू मेरे ही गांव के उनके दो प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता, देह में किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी से कस रखा है, जिससे फुर्ती से उछलने कूदने में दिक्कत न हो। उनकी धोती तो प्रायः ही हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल भभूखा बन रहा था। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुँचे, दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाल को झकझोर कर निर्दयतापूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल है तो आवे। बलदेव सिंह गरज उठे, जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक हो देख रहे थे, जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो। किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो चली। लाठियों की खटाखट, गड़ासे की चुभ चुभ और बरछों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किस तरह खोपड़ी फूटकर दो टुक हो गई। वह गिर पड़ा और खून की धारा बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा, भाले की फली के साथ ही उसकी अतड़ी बाहर आ गई है। अतड़ी को दोनों हाथों से पकड़े वह औंधा पड़ा है। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी भांज रहा था, गड़ासे के एक ही वार में उसे शरीर से अलग कर दिया है। वह रक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रह कर उछल जाता है। चारों ओर खून, चीख। मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा
खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा ख़त्म हो चुका है तशरीफ़ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहाँ से हटा दिया है। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी, अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, अब काम मेरा है, बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहरमाला डाल दी। और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुरता बना दिया हो, खून और धूल से सराबोर, जिस ललाट से तेज बरसता उसी पर मक्खियाँ भिना रही। एक आंख धंस गई, दूसरी बाहर निकल आई, होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव नहीं, हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह को ऐसी गत, एक गढ़ा सा गहरा कंधे पर लगा है, वह बाँह लटक सी गई है, दूसरी बाँह का पूरा पंजा गायब, छाती वैसी ही तनी है, पहले से कुछ ज़्यादा ही फूली हुई, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई है। आंत का यह ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स! नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो नहीं सकता। पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है, आरे तिरछे बने रहे, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा। बह कहाँ रहा, बहाव तो कब का बंद हो गया। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिन पर मक्खियाँ भी ना रही। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो नहीं सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, जिस शरीर को देख देख कर आँखें नहीं अघाती थी, माएँ जिसे देखकर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियाँ मन ही मन गुनती धन है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म में हे भगवान, मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। बूढ़े देखते ही कहते बेटा शत जीव। नौजवान जिस पर पागल हो बिना मोल के गुलाल बने पीछे लगे फिरते, वह शरीर यहाँ आज सामने पड़ा है। वही शरीर आज यहाँ सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, शत विक्षत, कुरूप कुडौल बना। और ये कम वक्त मक्खियाँ जिन पर भिन्न भिन्न कर रही। किसने गत की इस शेर मर्द की ऐसी, किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया। काश किसी शेर ने यह हालत की होती। दो शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस की क्या बात। बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की। मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, यही तो उनकी कामना थी। यह कामना पूरी हुई। वह वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारों ने, बुजदिलों और कायरों ने छुप कर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफ रे! एक दिन जवार के एक गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती पूछती आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था। उसी का बच्चा उस विधवा के अबलापन से और
उस क्षत्रिय कुमार के बचपन से फायदा उठाकर उसके पटीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। वह तो अब हमारे जवार के घर घर में जबान जबान पर व्याप्त थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अरज लगाने। जब पटीदारों को मालूम हुआ वह बलदेव सिंह के पास जा रही है, ताने देते हुए कहा था, जा नया शौहर बुला ला। नया शौहर छतरानी को नया शौहर, बाबू मेरी लाज रखो। सारी कहानी कहती हुई वह बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल पड़े उस गांव को। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा था। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिनों में लौटता हूँ। बलदेव सिंह नहीं लौटे। लौटी है उनकी यह लाश। वहाँ जाते ही उन्होंने पटीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला। कौन बोलता? एक के बाद दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर वह क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहते। जो लोग विधवा के पटीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे ही बलदेव सिंह को शाबाशी देते हुए उस छोटे से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। अब मामला पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव के भी काफ़ी लोग उनके पक्ष में आ गए। तब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दे। अंततः एक दिन तय किया, अब मैं भी जाऊंगा, और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुंह अंधेरे सोच को जाते, गांव से काफ़ी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को भी ले लेते। हथियार तो हमेशा पास में रखते ही, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गड़ासे की फली, जिसे बात की बात में लाठी में लगाकर प्रलयंकर बन जा सकते। किंतु उस दिन निश्चिंत हो वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव भोर की सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था। एक नीची खाई में वह शौच के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गए, फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे पर टन सी आवाज़, तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो रहा। फिर क्या था, लाठी गड़ासे बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच में उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घेर लिए गए। और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निंदिया ले रही थी, उन कायरों सियारों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हम यह सामने देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, आभा में, जीवन में, यौवन में, और आज भी एक भोर है जब वह उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ, आह!
यहाँ पे रेखा चित्र बलदेव सिंह समाप्त होती है। आप सबने इस वीडियो को सुना और सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।